2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर पे है और अभी हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने यंग लीडर्स उतार दिए मैदान में, नए चेहरे और सबका साथ सबका विकास, हर जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने किया और इससे उनकी तैयारी दिखती है। लेकिन आज विषय हम कांग्रेस पे बात करना चाहते हैं कि कांग्रेस किस दौर से गुजर रही है और इन चुनाव के बाद खास तौर पे क्या वो एक बैकफुट पे है, एक झटका उसके लिए था ये, और उससे वो अभी तक उबर नहीं पा रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यों में तय करने का जो काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री और इतने नए लोगों को उतार दिया, इतना कठिन फैसला बीजेपी ने लिया, लेकिन कांग्रेस में मुश्किल क्या है? दरअसल लीडरशिप की क्राइसिस है, डिसीजन मेकिंग की क्राइसिस है, या एक कल्चरली उसमें एक दिक्कत रहती है फैसले लेने में। कई एक मीडिया में तो ये भी कहा गया है कि बीजेपी जवान हो रही है और कांग्रेस अपने बुढ़ापे से मुक्ति नहीं पा रही है। ऐसी तमाम चर्चाएं होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी बातचीत की जाए, समझा जाए कि कांग्रेस किस दुविधा से गुजर रही है और उसका एजेंडा क्या है, इश्यूज़ क्या है, उसकी क्राइसिस क्या है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विद्वान पैनल है, कोई राजनीतिक दल नहीं, केवल एक्सपर्ट और बड़े लोगों का पैनल। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव सर हैं, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के संदर्भ में हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं उसकी बात के, लेकिन मूल चर्चा हम आज कांग्रेस पे ज़्यादा करेंगे। उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ चल क्या रहा, समस्या क्या है। सर, मुख्यमंत्री चुनना जितना कठिन, उससे आसान मेरे ख्याल में अपोजिशन का लीडर चुनना होता होगा। विजय जी, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है कांग्रेस में? सर, कांग्रेस की समस्या ये है कि एक तो आपने कहा कि चल क्या रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने बहुत एक मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव बात की कि कांग्रेस में कुछ चल रहा है क्या। पहली बात है कि क्या कांग्रेस में कुछ चल रहा है, क्योंकि जितने पिछले समय को आप देखें, खासतौर से ये विधानसभा चुनावों के रेफरेंस में अगर बात करें, तो कांग्रेस ने जिस तरह से हार हुई, और ये हार भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा मैं कांग्रेस की हार को तौर पर इसलिए देखता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबको लगता था, कांग्रेस समेत, भारतीय जनता पार्टी समेत, कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में उन्हें मौका लग रहा था कि 16.5 साल की शिवराज जी की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ उनको मौका मिलेगा, और राजस्थान में उन्हें लग रहा था कि अशोक गहलोत की जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं उसका फायदा इस सरकार को मिलेगा, इस पार्टी को मिलेगा। लेकिन तीनों जगह पर, खासतौर से यदि 2 राज्यों की बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें वो हार गई बाजी, जीती हुई बाजी को हार गई। लेकिन जीती हुई बाजी हारने के बाद भी क्या कांग्रेस शॉक में लगती है? नहीं लगती। कांग्रेस उतनी ही सामान्य है। क्या कांग्रेस ने ये कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, वो एक्सरसाइज की है? और ये की है तो मुझे जानकारी नहीं। एक औपचारिक तौर पर बैठक करना अलग बात होती है कि क्या कांग्रेस क्यों हारी, किस वजह से हारी, क्या कारण थे, क्या कमलनाथ जी कारण थे, क्या भूपेश बघेल कारण थे, क्या राहुल गांधी कारण थे, या कुछ और कारण थे। किन कारणों से जीती हुई बाजी को हार गई कांग्रेस, इस पर कोई इंट्रोस्पेक्शन की, कोई ईमानदार कोशिश, औपचारिक कोशिश की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे मित्र कह सकते हैं कि उन्होंने बैठक की होगी, लेकिन क्या ईमानदार कोशिश की? और आपने जिस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने तीनों राज्यों में एक नई लीडरशिप बड़े जोखिम के साथ वहां पर दे दी, और 3 नए मुख्यमंत्री ऐसे दे दिए जिनके चेहरों की चर्चा हम लोगों ने किसी ने नहीं की। हम लोगों का मतलब आम तौर पर उनकी चर्चा नहीं। तो मुख्यमंत्री बनाना जो जोखिम का काम था वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अभी वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की चर्चा नहीं की। और ऐसा नहीं है कि अभी उनके पास बहुत वक्त है। लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद होने वाले हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक्सरसाइज देखे तो वो काउंटडाउन शुरू हो गया उनके हिसाब से। क्या कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो गया लोकसभा चुनावों के लिए? क्या आप कह सकते हैं, ये बात फिर से दोहरा सकते हैं कि नहीं, 2018 में भी इस तरह के हुए थे और 2013 में भी हुआ था, और उसका नतीजा जो है दोहराया नहीं जाता लोकसभा चुनावों में? पहले ही तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में ऑलमोस्ट सैचुरेशन और 100% के करीबन वहां पर पहुंची हुई है। तो उसमें कांग्रेस के लिए क्या स्पेस है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तो क्या वो कुछ सीरियस है कि
इस शौक को, एक बार जब शौक भी बड़ा लगता है ना, तो आदमी दोबारा से खड़े होने की सोचता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को शौक भी इस तरह का नहीं लग रहा कि ऐसा है। वो समझते कि ठीक है, फिर हमारे मित्र लोग उसकी काउंटिंग भी करते हैं कि 4,91,00,000 वोट मिल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिल गए। अगर ये सब कुछ उनका सेटिस्फेक्शन का हो, या ये कहें कि नहीं तेलंगाना में तो सरकार बन गई, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते। मुझे उसमें परेशानी नहीं है कि कांग्रेस को तेलंगाना में सरकार मिल गई और मैं उसका जिक्र, मैं तो चाहता हूँ वो तो अच्छा हुआ, वहां पर तेलंगाना से उनके फेस सेविंग भी हो गई और एक बड़ा काम हुआ। जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत सकती है बीआरएस के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सरकार बचा सकती, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में जीत सकती। क्या कांग्रेस ने इसको एनालाइज किया है? क्या ये प्रॉब्लम सेंट्रल लीडरशिप की है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि नहीं कांग्रेस में आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरह से डिक्टेटरशिप नहीं है, वहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है कि वहां पर सभी छत्रप जो हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो या कमलनाथ हो, उनकी सुनवाई होती है, उनकी चलती है। क्या इसको मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से कहूं कि क्या इस वजह से चल रही है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप की कोई परवाह ही नहीं करता। सेंट्रल लीडरशिप इतनी वीक हो गई है कि हर कोई छत्रप है और वो अपने हिसाब से चल रहा है। ये मैं छोटी एक टिप्पणी करना चाहता हूं, बाकी तो और ये सब कांग्रेस के हित को ध्यान में रखते, मतलब मैं कांग्रेस के साथ सद्भावना भी रखते हुए और समझता हूं कि कांग्रेस के जो वोटर है ना, वो ज्यादा दुखी है क्योंकि उसके पास वोट है, उसका कार्यकर्ता है, लेकिन वो कहां जाए ये उसे भी नहीं समझ आ रहा। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो वोटर है, ये जरूर जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में, जैसे मैंने कहा ना कि चल क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर खाली उत्तर प्रदेश को लें जो सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं और कुल 90 दिन चुनाव के बचे हैं। 12 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन आ गया था, अब से जोड़िए तो आप उससे ज़्यादा समय है नहीं जी। अभी तक कोई एक्शन दिखा नहीं, मतलब आप जिम्मेदारी तय कर लेते या कुछ एक्शन, रेटरिक बातें बहुत होती हैं कि हमारे पास 4,91,00,000 वोट हैं, 40% वोट हम लेके आए हैं। कमलनाथ जी शायद ये भी कह रहे हैं कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ और राजस्थान में बहुत सम्मानजनक हार। ये सब रेटरिक है, एग्रीड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फैक्चुअली सही भी है ये, लेकिन एक एक्शन प्लान अब दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो आप करो कि ये मतलब सेंट्रल लेवल पे कोई तय नहीं कर पा रहा कि कैसे निपटा जाए। आप करो शौक भी नहीं, तो शौक तो मतलब क्या है फिर, क्या ये विजय जी? तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूं, आप जैसे ज्ञानी लोग बैठे हैं वो समझा सकते कि क्या है क्या कांग्रेस में। भाई यदि आप इससे सेटिस्फाइड है कि आपकी परफॉर्मेंस कांग्रेस की सम्मानजनक हार हुई है राजस्थान में, तो आपके लिए मुबारकबाद। आप ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हमने ठीक ठाक कर लिया, तो भी आपको इस बात की मुबारकबाद है। इसका मतलब है कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं आपको 1984 की बात याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब हार गई और 2 सीटों पर आ गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सवाल खड़ा किया, जो उस समय उसके जिम्मेदार थे, नेता थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से एक इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा और एक कमेटी बनाई कृष्णलाल शर्मा की अध्यक्षता में, और उसमें वो सारे सवाल खड़े किए जो आप उनसे पूछते। वो सवाल खुद खड़े कर दिए और उन सवालों के खड़े करने का जवाब यह है कि आज पार्टी खड़ी हुई है। आप अपनी हार को, अपनी गलतियों को यदि देखना भी नहीं चाहते, उस पर भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहते, तो फिर जवाब कहां से ढूंढेंगे? जवाब ढूंढने के लिए तो पहले सवाल खड़े करने हो ना, हमारे मन में हो कि ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। इन सब सवालों को ढूंढने की जल्दी, कम से कम जल्दी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व को फिलहाल लगती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि वो कर रहे हो, मैं अपने आप को मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, और यदि वो कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, मन में करते रहिए, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। जैसे अगर 38-39% वोट लेके केंद्र में सरकार 2 बार से बन रही है, तो ये तर्क कोई मायने नहीं रखता कि भाई 60% लोग तो अभी भी आपके विपक्ष में हैं, तो बने रहिए अगले और 10-20 साल तक। 60% लोग क्या करेंगे उसका? जो हमारी कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है उसमें सरकार बनाना इंपॉर्टेंट, ना कि आपके कितने % वोट लेके। संजीव जी, क्या हो रहा है ये? कुछ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इतनी, क्या बहुत तगड़ा झटका शॉक लग गया, तो वो अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारे सारे मुद्दे भी नहीं चल पाए, जाति वाला भी नहीं चल पाया, ओआरओ पुरानी पेंशन नहीं चल पाई, और छत्तीसगढ़ ने तो एकदम चौंका ही दिया, तो अभी उस चौंकने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं, सन्नाटा, वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, इतना सन्नाटा क्यों है, एक ही अंकल बोले थे। तो ये सन्नाटा कोई शौक में, विजय की सारी बातों से मैं सहमत हूँ। जितनी उन्होंने विश्लेषण किया, जितनी बातें उन्होंने कही, वो उसमें कोई असहमति का प्रश्न नहीं उठता। तो मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो विजय ने कह दिया वो सब आप समझ लें कि मेरे भी मन का वो सोच है कि एक खास तरह की, मतलब मरणासन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोहित अवस्था में
जैसे होती है ना कि बेहोशी में ये पार्टी चल रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण, जिसकी तरफ विजय ने इशारा किया, कि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्चुअली पार्टी का कोई माई बाप नहीं है। आज बीजेपी में हमें सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों दिखता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा क्यों नजर आता है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है ये भी कह सकते हैं कि भी वो तो जीत रहे हैं, जीतने वाला सिकंदर। तो वहां पे सबसे बड़ी बात है कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सॉलिड है। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी क्षमता है, और सबसे बड़ी क्षमता उनमें वोट दिलाने की है। वोट दिलाते हैं तो जिसको चाहे उसके सर पे ताज रख देते हैं। जैसे जयपुर में शर्मा जी के सर रखा, वहां मोहन यादव जी के, वहां साई जी के। तो जिनके नामों की कोई चर्चा नहीं है, भाई आप जिसको चाहेंगे उसको पहलवान बना देंगे, उसको बादशाह बना देंगे, और उसमें फिर हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उसमें खूबियां भी ढूंढ सकते हैं कि भाई अगले 15 साल की लीडरशिप तैयार हो रही है, जनरेशन चेंज हो रहा है। अब ये सब किसी को मालूम है कि कांग्रेस में राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से एक जनरेशन चेंज लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं होते, क्योंकि जो क्षेत्रीय शत्रप है, फिर वही बात जो विजय त्रिवेदी ने कही कि वो अपने आप को इतना ताकतवर समझ चुके हैं कि उनको हिलाना मुश्किल है। अब अशोक गहलोत पिछले साल हट जाते 25 सितंबर को, मुझे नहीं मालूम नतीजों में क्या फर्क पड़ता, लेकिन हटते कैसे? जब वो हटे ही नहीं तो हाईकमान को मुंह की खानी पड़ी। तो उस वजह से सचिन पायलट कोप भवन में रहे, उनके समर्थकों ने कुछ सीटें हरवाई, और वो सब साथ होते तब भी पता नहीं हार जीत क्या होती, लेकिन बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की क्षमता ही नहीं है। वहां टीएस सिंहदेव और वो लड़ते रहे। तो आप बीजेपी में मजा ले, कोई लड़के दिखा दे, लड़के दिखा दे तो एक के पढ़ेंगे दो और वो घर बैठ जाएगा, है ना? मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, बस वहां तो आंख का इशारा बहुत है जब मजबूत नेता है ऊपर, जिससे भयप्रीत सब हो। क्योंकि आपको मालूम है भाई उसकी चल रही है, कांग्रेस में किसी की चल नहीं रही। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ भी लीडरशिप इफेक्ट नहीं कर सकते, और उसमें भी सोने में सुहागा एक नया एलिमेंट खड़गे जी का भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो पहले तो गांधी परिवार एक नेतृत्व, फिर खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष का भी मान सम्मान रखना है तो उनकी भी मनमर्जी की चीजें हो, और फिर क्षेत्रीय शत्रप। तो वो कब होगा आकलन? और आकलन करके भी क्षमा कीजिएगा, आकलन करके भी क्या कर लेंगे? अब कमलनाथ को ऐसा सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ा 2-3 दिन बाद ये हार के इस तरह के समाचार कि कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अरे भाई, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था, जब मध्य प्रदेश के चुनाव सब कांग्रेस जीतती हुई लग रही थी, तब भी मुझे लग रहा था कि भाई उनका सबसे कमजोर लिंक तो कमलनाथ है। कमलनाथ के चेहरे को देख के कौन वोट डालेगा? कैसे किसी के मन में ये उमंग जगेगी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री हो? 77 वर्षीय वरिष्ठ नेता है ना, वो प्रबंधक है, संसाधन संपन्न है, लेकिन उस तरह के जननायक, लोकप्रिय, जनता में उस तरह का खुमार पैदा करने वाली तो उनमें क्षमता नहीं है कि भाई एक उत्साह के साथ लोग जाएंगे, चलो भाई इसको बनाएंगे, ये हमारा नेता है। तो वहां पे यहाँ पे अशोक गहलोत हटने को तैयार नहीं है राजस्थान में। वहां भूपेश बघेल हार के भी सबसे बड़े नेता हैं जो हैं, लेकिन उन सबके तोड़ बीजेपी ने निकाल लिए। और कांग्रेस उसी स्थिति में है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, मरणासन बोलना खराब लग रहा है इसलिए मूर्छित कह लेते हैं, मूर्छित अवस्था में। जी। तो जगेंगे कैसे? और हमारे पास, किसी के पास ये कोई वो थोड़ी, अगर हमारी समझ होती कि भाई कांग्रेस को क्या करना चाहिए तो बात ही क्या थी, तो अपनी पार्टी खोल लेते कि भाई ये कर लो। तो पत्रकारों की एक, पत्रकार कोई कुछ कदम उठाए उसकी आलोचना और वो तो कर सकता है, विश्लेषण, लेकिन हमारे पास कांग्रेस को राय देने वाली कोई हमारे समझो। और दूसरी चीज जो आपने एक बात छेड़ी थी नीरज जी, जातीय जनगणना, और उसका काफी हद तक उस मुद्दे की हवा निकल गई, क्योंकि बेसिकली जातीय जनगणना का मुद्दा हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए था कि भाई हिंदुत्व को अगर आपको कहीं मुकाबले में उतरना है तो आप जातीय मुद्दे उठाइए, लेकिन वो जातीय मुद्दे उस तरह से उठ नहीं पाए। और इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग विधानसभा चुनावों के बाद तीनों स्टेट्स में हुई है, उसके बाद तो जातीय मुद्दों पे भी बीजेपी ने मतलब एक बड़ी लकीर खींच दी है कि चलिए अब इसके आगे बढ़िए, हम तो सब जातियों को लेके आ गए, एक रेनबो कोalition बना लिया जातियों का। सो बड़ा डिफिकल्ट है, उससे पहले डिसाइसिव किसी को होना पड़ेगा, जो क्षेत्रीय सत्ता पे त्याग की भावना लानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग। हाँ, लेकिन कोई डिसाइसिव कौन होगा और क्षेत्रीय सत्र क्यों त्याग की भावना अपने अंदर लाएंगे,
तो ये तो एक ऐसा है कि ये विशियस साइकिल है, इसमें कितना ही घूम लीजिए, वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल जैसे चलती थी, उसमें ये निकलो कैसे? वो विशियस साइकिल को वर्चुअस साइकिल में कौन बदलेगा? वो हु विल बिल्ड द कैट? कोई एक आएगा जो करेगा और तभी एक पार्टी बनती है। सकता है कांग्रेस भी किसी ऐसे ही अवतार के इंतजार में बैठी हो कि कोई प्रकट होगा कहीं से, आकाशवाणी हाँ, होगी, मतलब ये वाला विश्लेषण तो कि होगा। हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं कांग्रेस भाग्यवादी पार्टी है क्या, कि मतलब वो इंतजार करती है कब मेरे भाग्य खुलेंगे और हम सत्ता पाएंगे, क्योंकि प्रयास करते हुए आप दिखते नहीं। संजय जी, ये विश्लेषण में ये निकल के आ रहा है कि डिसीजन नहीं हो रहा। राहुल जी सर्वशक्तिमान नेता है कांग्रेस के अंदर, उनकी बात को कौन डिफाई कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं होते हैं फैसले। या जैसे इन दोनों राज्यों में तय होना चाहिए कि भाई प्रदर्शन नहीं सही रहा ना, या आगे का एक्शन प्लान रख दें वो। अब जैसे संजय सर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को फिर दे दिया गया लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रबंधन का काम, तो फिर आप क्या देखते हैं, ये समस्या कहाँ पे खड़ी हो रही है? डिसीजन मेकिंग में, इश्यूज में, या उनको लगता है कि भाई मैनेज नहीं कर पा रहे, छत्र इतने बड़े को सुनते नहीं मेरी? क्यों नहीं सुनते उनकी, संजय जी? नीरज जी, आपने कई चीजों का जिक्र कर दिया। डिसीजन मेकिंग में दिक्कत या इश्यूज, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी दिक्कत अब कांग्रेस या दूसरी जो रीजनल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, सबके सामने मुद्दे का अभाव। मुद्दा कौन सा ऐसा मुद्दा हो जो वोटरों को अट्रैक्ट कर सके। देखिए, कांग्रेस की तीनों राज्यों में हार हुई निश्चित, लेकिन आप देखिए हार और बीजेपी की जीत का कारण, कांग्रेस जहां बनी हुई थी 2014-18 के चुनाव में वहीं बनी हुई है। 41-42% वोट वो लाके बनी रही। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस से भारी नाराजगी थी और लोग उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया। कम से कम मैं ऐसे, मतलब मैं इन वर्डिक्ट को ऐसे रीड नहीं करता। लेकिन बीजेपी जो चीजों को लेके आई, जिन चीजों को लेके जनता के सामने आई, वोटरों को लेके सामने लेके आई, उसमें अट्रैक्शन दिखाई पड़ा। और इसी के लिए आप देखिए बीजेपी ने वोट बटोर लिए। जो इंडिपेंडेंट्स को वोट होते थे, छोटी छोटी पार्टियों को वोट होते थे, तीनों राज्यों में बीजेपी का वोट बढ़ा। कांग्रेस जहां थी वहीं है। तो सरकारों का प्रदर्शन भी, हार जाने का मतलब ये मुझे नहीं लगता कि, कम से कम मैं नहीं मानता कि राजस्थान की सरकार को लोगों ने बिल्कुल एकदम नकार दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार को नकार दिया, ऐसा नहीं दिखा। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस ने अपना वोट को बरकरार रखा। तो सबसे बड़ा मुझे मुद्दा लगता है कि जो मुद्दे का अभाव है, कौन सा ऐसा मुद्दा हो जो अट्रैक्टिव लगे। सिर्फ मोदी विरोध, सिर्फ भाजपा विरोध, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध, इस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ज्यादातर ऐसे ही दिखाई पड़ता है हमें। तो ये बड़ा अभाव है। अब आपने कहा डिसीजन मेकिंग, वो ठीक है, राहुल गांधी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत मुझे दिखाई पड़ती है कि डिसीजन ले लेते हैं लोग, जो क्षेत्रीय छत्रप है उसको मानते भी हैं, नहीं भी मतलब आधे अधूरे मन से मानते हैं, जब उन्हें लगता है कि चलो राहुल गांधी का। संजय जी, इश्यूज तो थे उनके पास, कास्ट सेंसस का कार्ड है उनके पास, पुरानी पेंशन है, 7 कौन सी गारंटी है कांग्रेस की, ये सब तो है इश्यूज उनके पास। आपने कहा पुरानी पेंशन की स्कीम, देखिए मैंने कहा था कि ऐसे स्कीम्स नहीं, ऐसे मुद्दे नहीं है जो जनता को लुभा सके। अगर हम पुराने पेंशन की बात करें, देखिए जब हिमाचल में भी जीत हुई तो ठीक है, पुराना पेंशन काम तो जरूर आया, लेकिन दिक्कत ये मुझे लगता है कि जब जीतती है पार्टी तो हमें लगता है अच्छा पुराने पेंशन स्कीम ने कांग्रेस को बिल्कुल का माहौल बदल दिया और हिमाचल में बड़ी जीत हो गई सिर्फ पुराने पेंशन स्कीम के कारण। जो बात मैं कह रहा हूं कि पुराना पेंशन स्कीम कितने प्रतिशत वोटरों को उससे फर्क पड़ता है, कितने प्रतिशत वोटरों को इसके बारे में कोई आइडिया है, या उनको लगता है कि इससे हमारे जीवन में कोई फायदा होगा। आप कितना चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पुराना पेंशन ले आएंगे, लेकिन बड़ी आबादी जो आपके वोटरों में जो बड़ी तादाद है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरा मुद्दा आपने कहा कास्ट सेंसस का, देखिए कास्ट सेंसस अगर आप यूं पूछे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो लोग कहते हैं हाँ होना चाहिए, गिनती में क्या हर्ज है। लेकिन ये मुद्दा इसी के लिए नहीं बना क्योंकि एक वोटर को ये नहीं समझ आता है कि कास्ट सेंसस होने से मेरे जीवन में फर्क क्या पड़ेगा, आरक्षण मिलेगा। इन बातों को बताया नहीं गया। इस बात जो अब आप ये कहें कि आपकी बात से मुझे ध्यान आया, कम्युनिकेशन एक बड़ी समस्या है। मुद्दा और कम्युनिकेशन,
मुद्दा नहीं तलाश पाते, और अगर आपके हाथ में कोई मुद्दा होता भी है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप कैसे इसको जनता के बीच में लेके जाएं? मुझे लगता है कम्युनिकेशन एक भारी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितने अच्छे कम्युनिकेटर है, उसी चीज को आप किस तरह से जनता के बीच में परोसते हैं, इसका बहुत बड़ा अभाव है। जी सज्जन कुमार जी, क्या इम्पोर्टेड आइडियाज वर्क नहीं करते? राजस्थान में तो चिरंजीवी योजना 25 से बढ़ा के 50 लाख कर देंगे, स्कूटी बट रही थी, मतलब ऐसा कोई ऑफर बीजेपी की तरफ से नहीं था जो कांग्रेस ने न दिया हो। तीनों राज्यों में, किसान वाले में, बोनस वाले में, धान वाले में, हर तरह से तो इश्यूज थे उनके पास। कास्ट सेंसस का इशू नीतीश जी ने उठाया, कांग्रेस ने लपक लिया और पूरे देश में मैं लागू करूंगा, ये भी उन्होंने बोल दिया। प्रॉब्लम क्या है? इंपोर्टेड आइडियाज हैं, इसलिए कन्विक्शन के साथ उसको ले नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। ये क्या प्रॉब्लम क्या आपके हिसाब से कांग्रेस की? देखिए, ये एक लोहिया जी कहावत कहा करते थे कि एक पार्टी निकम्मी हो सकती है, काम चलेगा, लेकिन एक पार्टी केवल मनबढ़ू हो सकती है तो भी ठीक है, लेकिन आप निकम्मा और मनबढ़ू एक साथ हो जाए, ठीक है, फिर दिक्कत है। अब यहां पे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की दिक्कत क्या है? चुनाव जीत सकते हैं, ये एक बात है, और चुनाव जीत गए हैं, ये दो बात है। क्योंकि जीत सकते हैं को बदलने के लिए आपको सांगठनिक ढांचा चाहिए, उसके लिए वो तंत्र चाहिए, जमीन से जुड़ाव चाहिए। अब कांग्रेस की समस्या क्या है? वो निकम्मापन इसलिए दिखता है कि जहां मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में और थोड़ी बहुत राजस्थान में यह संभावना दिखी कि कांग्रेस को विजय मिल सकती है, ज्यादातर उसके जो नेता हैं और वर्कर हैं वो मान लेते हैं कि हम चुनाव जीत गए हैं, फिर उनकी मनोदशा और तैयारी में वो एक ढीलापन आ जाता है। दूसरी बात वो एरोगेंस की है। अब आप देखिए राजस्थान में 40% कांग्रेस और लगभग 42% बीजेपी है, बीएसपी के 4% है। 44 सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस के हार के अंतर से ज्यादा वोट इंडिपेंडेंट्स को मिले हैं या तीसरी पार्टी को मिले हैं, मतलब कि आप उनके साथ अलायंस करते हो सकता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी घटी हुई स्थिति में भी मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 से 3% वोट ला रही है। छत्तीसगढ़ में सतनामी दलितों में उनका एक अभी भी पैठ है, आप कर सकते थे। अब यहां पे अहंकार क्या आता है कि आप यूपी बिहार या जहां पे कमजोर है वहां तो आप क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता चाहते हैं, जहां आपकी बढ़त है वहां आप 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब देखिए राजस्थान में तो इसका फर्क दिख सकता था। दिक्कत ये यहां आती है इंपोर्टेड आइडिया आ कहां से रहा है? ये कुछ जरूरत से ज्यादा ये जेएनयू टाइप के वामपंथी जब सलाहकार आपके बन जाते हैं और जब आपने अपने पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं को, जो एनएसवाई से हो, यूथ कांग्रेस से हो, उनको वेट लिस्ट में रखते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और यहां सीधा पैराशूटिंग होती है टॉप लीडर्स की, और हार्वर्ड वगैरह से एंडोर्समेंट लेते हैं। थोड़ा हापुड़ और हावड़ा में ज्यादा टाइम बिताइए हार्वर्ड से ज्यादा, फिर आपको जमीनी स्थिति दिखाई देगी। ये जो अभी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप की एक तो कमजोरी है कि बीजेपी में देखिए कि रीजनल सत्रप्स दोनों पार्टी में थे। कांग्रेस को जो भी परसेंटेज ऑफ वोट मिला है वो शीर्ष नेतृत्व की लचरता के बावजूद मिला है। वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, कमलनाथ ठीक है पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं है लेकिन एक मैनेजरियल पॉलिटिशियन है, उनके अच्छे मैनेजमेंट के कारण फिर भी आप 40% पाए। बीजेपी में क्या था कि रीजनल सत्रप्स थे लेकिन इस बार वो एसेट नहीं बन पाए। इस बार तो शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव को छत्तीसगढ़ में खींच लिया, राजस्थान में खींच लिया। तो ये जो शीर्ष नेतृत्व एक बोझ की तरह बैठ गया है, और जो शीर्ष नेतृत्व के जो एडवाइजर हैं, जो डफली बजाने में वामपंथियों की तरह काफी उस्ताद हैं, लेकिन उनको चुनाव हारने में भी महारत मिलती है, क्योंकि आप हर चुनाव को आइडियोलॉजिकल बना देते हैं। जमीन का जो चुनाव है वो जेएनयू का चुनाव नहीं है। जमीन की जो चुनाव है वो इंटरेस्ट की चुनाव होती है, लोगों के हितों की और मुद्दों की चुनाव होती है। उसके ऊपर विचारधारा का बस छोटी सी चमक दिखाई जाती है। आप पूरी की पूरी उसी नैरेटिव को लेके आ जाते हैं। कास्ट सेंसस होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए। सवाल यह है कि ओपीएस की बात है, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य का तरीका अलग है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी का एक बड़ा वेटेज होता है, जैसे कि पंजाब में किसानों का होता है। तो 5 लाख फैमिली अगर छोटे से प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं तो वो 20 लाख से ऊपर वोटर्स को प्रभावित करते हैं ओपीएस से। वही मुद्दा आपका छत्तीसगढ़ में, जहां पे ट्राइबल डोमिनेंट है, जो सरकारी नौकरी में उतने नहीं है या ओबीसी नहीं है, वही राजस्थान में नहीं चलेगा।
पंजाब में किसानों का मुद्दा चलेगा। तो आप क्या करते हैं, एक नैरेटिव को एमबीए फॉर्म में मान के चलते हैं कि ये इससे अगर विक्ट्री मिली है इसे हर जगह रिपीट करो। ये वही हाल हो गया था 2019 में, जब शीर्ष नेतृत्व ने फोर्स किया सारे यूनिट को कि आप राफेल को मुद्दा बनाइए। अब हमें याद है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता असम में थे और वो उनसे बातचीत हो रही, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप जब जमीन पे जाते हैं असम में आपको कहीं कहीं राफेल का मुद्दा मिलता है? हमने कहा हमें तो नहीं मिलता है। तो हुआ कि नहीं, राहुल जी का इंस्ट्रक्शन है कि हर जगह इसको मुद्दा बनाना है। सवाल है कि ना तो एक एसेट है, ना ही आपकी जमीन पे वो पकड़ है, ना ही तो आप बहुत मेहनती हैं और उस तरीके से एक मुद्दे को इंपोज करेंगे और उसको चाहेंगे कि सर्कुलेट हो जाए। तो ये निकम्मापन और एरोगेंस, ये दोनों चीज एक साथ जो शीर्ष नेतृत्व का है, ये रीजनल सत्रप जो कांग्रेस के हैं उनके ऊपर एक वजन और ज्यादा बढ़ा देता है और इस कारण से कांग्रेस जो है हारी हुई बाजी भी चूक जाती, जी जीती हुई बाजी भी चूक जाती। हाँ, और जो एक आपने डायलॉग बोला ना कि हापुड़ वाला रखिए, हावर्ड नहीं, हापुड़ का नैरेटिव, ये दरअसल क्या है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। तो आपके विश्लेषण से निकल रहा है कि वोटर की नब्ज पकड़ने में कांग्रेस चूक जाती है। जैसे मैंने कहा कि सारे काउंटर ऑफर हर पार्टी के थे, दोनों मतलब दोनों के थे, लेकिन मोदी जी ने कहा ये मेरी गारंटी। अब लो आप उनकी 7 गारंटी को छोड़ के मोदी जी की गारंटी पे आपने वोट कर दिया। इससे पहले भी वो 72,000 और 6,000 का मसला आ चुका है, प्लस वो अपना फेस भी सामने कर देते, तो एक ट्रस्ट फैक्ट्री बनता है। विजय जी, क्या वोटर की नब्ज पकड़ने में कांग्रेस अपने उस पुराने ढर्रे से बाहर नहीं आ पा रही, जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का एक कल्चरल इशू होता है? हम वैसे ही सोचते हैं जैसे पहले सोचते थे, अभी बदल नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अभी हमने शुरू में चर्चा की थी, संजय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, मैं भी यही कह रहा था कि जीती हुई बाजी हारी है कांग्रेस ने। मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस की सरकारों को रिजेक्ट किया लोगों ने, मैं तो कहा कि बल्कि वो जीत सकते थे, उनको हार गए कांग्रेस। वो तो खैर अलग इशू है कि किस, और ये बड़ा मुद्दा है, ये ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि आप जो जीत सकते थे वहां भी आप हार गए। आप हार रहे होते स्टेट को और उसको लड़ाई लड़के भी हार जाते तो समझ में आती है बात, लेकिन आप जीती हुई बाजी को भी हार रहे हैं, तो ये ज्यादा गंभीर मुद्दा। अब बात करते हैं इश्यूज की। इश्यूज की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इश्यूज के साथ आपका कन्विक्शन क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है। अब जैसे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, आपने रिजर्वेशन की बात की। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जातिगत जनगणना या रिजर्वेशन इशू नहीं है। ये बड़ा इशू है हिंदुस्तान की राजनीति में। जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन या जाति की राजनीति बड़ा इशू है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास वो कन्विक्शन नहीं है कि वो लोगों को भरोसा दिला सके कि वो इसकी लड़ाई लड़ रही है। उसके पास वो कमिटमेंट नहीं है, समझे। और अगर ये इशू नहीं होता तो आरएसएस प्रमुख जो है वो ये बात अपने 2015 से बदलकर यहां नहीं आ जाते कि जो 2000 साल हम लोगों ने जुल्म किया है वो अगले 200 साल भी जो है हम आरक्षण के साथ चलेंगे। इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना या आरक्षण एक बड़ा इशू है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से पहले विश्वकर्मा योजना का ऐलान करना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जातिगत जनगणना और आरक्षण एक बड़ा इशू है। इसलिए ये मत कहिए कि जातिगत जनगणना इशू नहीं है, लेकिन आप वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप वो कन्विक्शन ही पैदा नहीं कर पा रहे, आप ये कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, आप मुझे ये भरोसा नहीं दिला पा रहे कि ये जो है, क्योंकि आपको तो अभी समझ में भी नहीं आया शायद वो इशू। आप जातिगत जनगणना पर लड़ते तो उस दिन लड़ना था जब स्पेशल सेशन हुआ और महिला आरक्षण बिल पर इस सरकार ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। उसको कानूनी पहलू पर मत जाइए कि वो होता कि नहीं होता। आप तो वो लड़ाई लड़ते हैं, आपने वो लड़ाई नहीं लड़ी। तो जब भी मौका आएगा लड़ने का, आप खड़े हो जाते हैं नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार बिहार में ये फैसला कर सकते हैं तो कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं ये फैसला करती कि जातिगत जनगणना का सर्वे हम लोग जाति सर्वे करवा लेते? क्यों नहीं अशोक गहलोत सरकार ने ये फैसला किया? क्यों नहीं भूपेश बघेल सरकार ने ये फैसला किया? इसका मतलब आप न तो ये कमिटमेंट आपका है, न कन्विक्शन है, और न ये आप भरोसा दिला पा रहे। तो इश्यूज तो बहुत सारे मिल सकते हैं, और इश्यूज का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग आपके इश्यू से सहमत हों। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इशू हिंदुत्व है। क्या हिंदुस्तान पूरा का पूरा ये 140 करोड़ लोग हिंदुत्व के इशू से सहमत हैं? आज 40% वोट मिल रहा है, तब भी मतलब 60% लोग तो सहमत नहीं है ना। लेकिन पार्टी का कमिटमेंट है, पार्टी का कन्विक्शन है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे के साथ चलेंगे, और उनके कन्विक्शन ने हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया। जो पार्टी, जो देश
एक सेक्युलरिज्म के और एक कहना चाहिए माइनॉरिटी के साथ, वोटिंग पैटर्न के साथ, पॉलिटिक्स के साथ चल रहा था, वहां का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया और अब आपके लिए माइनॉरिटी अनटचेबल हो गए। आपके लिए मतलब हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स के लिए। और जहां माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटों से कांग्रेस और क्षेत्रीय दल राजनीति करते थे, वो माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटों पे 60% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन उसका कन्विक्शन है कि वो हिंदुत्व के साथ चलना चाहती है। आप गाली देते रहे, आप नाराज होते रहे, लेकिन जो साथ हैं वो खड़े हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। आज आप मुझे बता सकते हैं, या हमारे सब लोग विद्वान पैनल वाले लोग हैं, क्या बता सकते हैं कि आज कांग्रेस की विचारधारा क्या है? मेरा ये सवाल किसी दिन आप पूछिएगा कांग्रेस के नेताओं से कि आज वो किस विचारधारा के साथ, क्या वो सेक्युलरिज्म के साथ चल रहे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज के साथ चल रहे हैं, क्या वो पिछड़े और दलितों के साथ चल रहे हैं, क्या वो आदिवासियों के, कोई इशू ही नहीं है। क्या वो राष्ट्रवाद के साथ चल रहे हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं? तो कांग्रेस आज आइडियोलॉजी लेस, या कह लें कि आइडियोलॉजी का एक जो दिग्भ्रम है वो कांग्रेस के पास है। तो जब आपके पास कोई इशू नहीं है खुद के पास, तो आप लड़ेंगे किस पर? आप किस पर लड़ना चाहते हैं? आप अडानी पर लड़ना चाहते हैं और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को मना नहीं कर सकते कि भैया इनको टेंडर मत दो, इनको काम मत दो, और वो भारतीय जनता पार्टी उस इशू को ले उठ पड़ती है कि 60,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत सरकार ने प्रोजेक्ट दिए हैं और 40,000 करोड़ भूपेश बघेल सरकार को दिए। तो इसका मतलब आपका कन्विक्शन क्या है? ये क्यों नहीं राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार को कि अडानी को कोई प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए? बताइए, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो। ये सबसे बड़ा आपके पास इशू है, लेकिन आप खुद उसके लिए आपका कन्विक्शन नहीं है। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ा ही सवाल यही था। जैसे मान लीजिए आपने जाति वाला इशू हाईजैक कर ही लिया था नीतीश जी से, वो ओरिजिनली तो वही लेके आए बेचारे, आपने हाईजैक कर लिया, तो आप उसके साथ कन्विक्शन के साथ खड़े होते और आपके एक्शन में दिखता। अब आप ये इंतजार करेंगे कि जब सरकार आई हम तब करेंगे, तो फिर लोगों का भरोसा कैसे बनेगा? संजीव जी, क्या आइडिया के इशू है कि आपको समझ में आता है कांग्रेस का आइडिया क्या है? वो किस थॉट प्रोसेस के तहत काम करती है, जिसको मैं हमेशा अपने शो में कहता हूँ कि एक थ्रेड आपका होना चाहिए, उस थ्रेड के इर्द गिर्द आप अपनी फ्री बीज और ये सब चीज़ें बुनते हैं, लेकिन वो आपका बेसिक थ्रेड क्या है जिस पर आपको फैसले लेने में दम हो कि ताकत है मेरे पास, मैं इस पर फैसला लूंगा, कोई राज हो या नाराज हो। 1947 से लेके अब तक उसकी आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है। उसकी आइडियोलॉजी वही है। उसकी आइडियोलॉजी ये है कि भाई ये एक समुंदर है जिसमें सब नदियां आके मिले, तो वो इसके भी हैं, उसके भी हैं, फलां के भी हैं, ढिकाने के भी हैं, गरीब के भी हैं, अमीर के भी हैं, थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर भी हैं, थोड़ा सेंट्रिस्ट भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ क्या हो गई कि कारवां निकल गया, गुबार देखते रहे। भाई समय तो बदल गया, अब समय तो एकदम खारी पॉलिटिक्स का आ गया। जैसे अभी विजय कह रहे थे कि वो तो हिंदुत्व का झंडा उठाए खड़े हो गए, उसके साथ उन्होंने विकास और राष्ट्रवाद जोड़ दिया है, लेकिन वो सब एक्चुअली हिंदुत्व के एक तरह से रेनबो के अंदर ही सब बातें हैं, ये राष्ट्रवाद और ये सब। तो वो एक झंडा छोर पकड़े खड़े हो गए। अब कांग्रेस की समझ नहीं आ रहा वो कौन सा छोर पकड़े। अगर वो सेक्युलरिज्म का बहुत जोर से छोर पकड़ दिए तो उस पे ये छद्म, सीडो सेक्युलर और मतलब और 10 उस पे लगते हैं। तो एक्चुअली कांग्रेस रडरलेस हो गई है आइडियोलॉजी के बिहार पे कि किसी भी मुद्दे पे आप सॉफ्ट हिंदुत्व भी करना चाहते हैं, माइनॉरिटी के साथ भी खड़े रहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चौड़े में नहीं बोलते कि यार ये हिंदुत्व बकवास है बीजेपी का, हमें नहीं चाहिए। तो जैसे अभी वो कह रहे थे सज्जन जी शायद कि भाई आप जेएनयू की विचारधारा से गाइडेड होते हो। मैं कहता हूं किसी भी विचारधारा से गाइडेड हो, लेकिन एक निश्चित खूंटे से बंध के तो खड़े हो। अगर उसके साथ डूबना भी, डूब तो आप ऐसे भी रहो। अगर आपका यही टारगेट है कि हम 45 से 52 होंगे और 52 से 70 हो जाएंगे, तो ऐसे तो 5-7 चुनाव लग जाएंगे आपको 150-200 पे पहुंचते हुए। तो वो कोई टारगेट नहीं। तो आपको जिस भी आइडियोलॉजी के साथ डूबना है, सिंक करना है या स्विम करना है, एक तो उसके साथ खड़े हुए। दूसरी चीज, संजय जी आप बिल्कुल सही बात कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार प्रचार में तो कांग्रेस की कोई कमी नहीं थी। अशोक गहलोत ने जैसे प्रचार की सुनामी की है, इतनी जबरदस्त और ठीक ठाक इफेक्टिव प्रचार हुआ। अब उनके पास मोदी जी की बातें और मोदी जी की शक्ल नहीं थी, तो अशोक गहलोत भी क्या कर ले। उस तरह से बघेल भी किसी से पीछे नहीं थे, और कमलनाथ ने भी अच्छे पैसे खर्च किए। इनफैक्ट सबसे कम प्रचार प्रसार तो तेलंगाना में हुआ जहां वो जीत गए, क्योंकि बीआरएस के मुकाबले रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सक्षम थी, पुरानी पार्टी है, लेकिन उनके मुकाबले वहां बहुत कम संसाधन थे। यहाँ पे तो 2 जगह तो सरकार ही थी आपकी।
तो आप नवंबर के अक्टूबर मिडिल तक तो आप सरकारी विज्ञापन नहीं चलाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जेब से पैसे लग ही नहीं रहे थे, तो धुआंधार प्रचार हो रहा। तो प्रचार की कमी को मैं नहीं मानता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो इसलिए नहीं हो सकती भाई कि जब आपके पास फर्म आपकी खुद के माइंड में वो धुंध है कि आप क्या हो, तो आप उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो पहले मुझे तो स्पष्टता हो कि मैं आपके सवाल का नीरज क्या उत्तर दूंगा, तभी तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। अगर मैं ही कंफ्यूज हूं कि सवाल क्या है और मैं जवाब क्या दूं, तो वो स्थिति कांग्रेस की है कि वो क्या बोले। और सबसे बड़ी समस्या अब है, अब आप जितने भी पोस्टमार्टम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे ये तो वो चुनाव था जिसमें कि मोदी का चेहरा दाव पे नहीं लगा हुआ था, तब तो आपकी ये गति बन गई। अब अगले लोकसभा चुनाव में तो सीधे सीधे मोदी प्रधानमंत्री के लिए लोग वोट कर रहे हैं, अब आप उसका कौन सा तोड़ निकाल लोगे? तो बड़ी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, न सिर्फ कांग्रेस के सामने बल्कि विपक्ष के सामने। और उनकी सिर्फ उम्मीद ये है कि कैसे वो थोड़े बहुत जो रीजनल फोर्सेस हैं वहां के, भाई MY वोट बिहार का, कहीं की कोई कॉम्बिनेशन, कर्नाटक में ये हो जाए, तो कर्नाटक में भी JDS और बीजेपी मिलके अब 50% पार है उसका वोट। मतलब इन द सेंस कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे से तो आप कभी उम्मीद न रखें नीरज जी कि हम कोई ऐसा गुरु मंत्र दे सकते नहीं 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 सर, हम लोगों का गुरु मंत्र, आप लोगों गुरु मंत्र सुनेंगे भी नहीं, ये तो मुझे भरोसा है कि कुछ भी ले तो मैं उनसे पहले कह दूंगा हमें मत सुनिए, हमें नहीं मालूम क्या करना चाहिए आप, लेकिन तो ये जो आप कर रहे हैं जी उससे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो कहता हूं जो भी कर रहे हो आप हटाओ ना इन सबको। अशोक जी से क्षमा मांगता हूं, हटाओ अशोक गहलोत को, बनाओ सचिन पायलट को, किसी और, जैसे राजस्थान में चर्चा चल रही है हरीश चौधरी सचिन पायलट का कॉम्बिनेशन होगा। आपको जो भी करना है निर्णायक ढंग से कीजिए सर। देखिए कई बार क्या होता है नहीं कर सकते वो। संजीव जी, ईमानदार होना अच्छी बात है, ईमानदार दिखना भी चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है वो करते हुए एक्शन आपका दिखना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एकदम एप्ट टाइम है। बहुत देर से हम सब एक ही बात अलग अलग अंदाज में कह रहे हैं, बिल्कुल दिखना चाहिए, ईमानदार हो तो ईमानदार दिखना भी चीज में क्या है, मुद्दा हो तो मुद्दे के साथ खड़े रहना चाहिए, है ना? नहीं संजीव जी, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मान लीजिए उनके मन में कुछ चल भी रहा है, तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस समय कमलनाथ जी को और गहलोत जी को दूसरी भूमिकाओं में डालने का बिल्कुल सही समय, अभी वो चुनाव हारे तो ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे, आप उनको 6 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आप वो उस समय को आप गंवा रहे हैं, नहीं कर पहलू है। इसका भी दूसरा पहलू है कि भाई कुछ भी कहो राजस्थान में, मतलब मैं मानता हूं कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट थी जिसमें सब मान रहे थे कि बीजेपी का टर्न है और बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत ने 69 सीट लाए। अब वो OPS स्कीम कोई मैटर नहीं करती, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सरकारी कर्मचारी का एक ब्लॉक है जो वोटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अशोक गहलोत जी तो आज तक कहते हैं कि मैं 2003 में तो कर्मचारियों ने हरवा दिया मुझे, मैंने उनकी हड़ताल की मांगे नहीं माने। तो आखिर हम इस बहस में ना पड़े, लेकिन अब आप अशोक गहलोत को इस समय नाराज करो तो रही सही कसर वो लोकसभा चुनाव में निकलवा दे। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है क्योंकि खुद में जान नहीं है केंद्रीय नेतृत्व में, तो जब तक खुद में जान नहीं होगी वो किसी दूसरे में क्या जान फूकेंगे, संजीवनी कहां से लाएंगे भाई? पहले खुद कुछ और शक्तिशाली बन नहीं सकते। तो बीजेपी में इस समय मोदी जी इंदिरा गांधी का अवतार into 10 बने हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 सर चल रहा है। संजय जी बना दो, घुमा फिरा के देखिए, बात वहीं पे आ गई कि प्रॉब्लम वहीं पे है कि डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल लीडरशिप में। इंडिया एक फ्यूडल स्टेट है, हमारी मानसिकता बाय एंड लार्ज हम व्यक्ति पूजन में विश्वास रखते हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पे रीजनल लीडर, केंद्रीय लेवल पे केंद्रीय लीडर। कांग्रेस के पास न कोई चेहरा केंद्र में ऐसा संजय जी, अगर जैसे देखिए जो इश्यूज वाला है ना, उसमें कन्विक्शन बड़ा मैटर करता है। एक तरफ आप केंद्र में हिंदुत्व, वीर सावरकर पे राहुल जी पोजीशन ले लेते हैं, और इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की दूसरी पोजीशन हो जाती है, शिवसेना उनका जो सहयोगी उसकी दूसरी पोजीशन हो जाती है, तो फिर आप अपने आप को डाइल्यूट कर लेते हैं। फिर समझ में नहीं आता, अब स्टालिन के लड़के के बारे में जो बयान आता है उस पर आप कुछ बोलते नहीं, कहते वो उनका निजी विचार हो सकता है, मैं बहुत डेमोक्रेसी में रह रहा हूँ, तो डेमोक्रेटिक परिणाम आपको मिल गए 2-3 राज्यों के चुनाव में। संजय जी, ये कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल आपने देखिए, अगर हम कहें कि आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर आप देखें चुनाव में जो एक तरह से स्टैंड कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में लिया, वो बिल्कुल कांग्रेस की कहीं आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता। वो तो बिल्कुल हिंदुत्व क्या सुपर हिंदुत्व की लाइन ले रहे थे। तो एक तरह से आप कहें तो मतलब एज एन चुनाव विश्लेषक, एनालिस्ट, इवन वोटर, हम कंफ्यूज रहते हैं
कि भाई कांग्रेस करना क्या चाहती है। बीजेपी को अगर बात कर देना है, बीजेपी को हराना है, तो हम कहते हैं ना उनके पिच पे जाके खेलो, लेकिन आप उनके पिच पे तो जाकर के स्लिप कर जाते हैं, उनकी पिच पे खेल नहीं पाते। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब वो स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही है, जनता तक जा नहीं रही है बात। और जिस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगा, कम्युनिकेशन का अभाव है। ऐसे मुद्दे तो हैं, लेकिन आप उसको भुना नहीं पा रहे हैं, उसको जनता के बीच में उन मुद्दों, एक तरह से कहें कि उन मुद्दों से जनता को एक तरह से वाकिफ नहीं करा पा रहे। आप ये कहें, अगर हम कहें कि बेरोजगारी और महंगाई का बड़ा मुद्दा है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस पर फेल रही हैं। अगर इन तीन राज्यों के चुनाव को भी देखें, चारों को देखें, 3 राज्यों में जहां बीजेपी जीतती है, ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में लोगों की एंग्जाइटीज नहीं है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके है एंग्जाइटीज, लेकिन अब पता नहीं, कांग्रेस जब प्रचार करती है तो इन मुद्दों पर लोग वोट नहीं करते। वोट देने का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। आप जिसका जिक्र किया गया, हिंदुत्व का मुद्दा हो, या हिंदुत्व से बढ़कर मुझे लगता है नेशनलिज्म, और इन चुनाव में तो बहुत सीधा सीधा था, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे को सामने किया और उनके चेहरे पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। तो मुद्दे का अभाव तो मुझे अभी भी लगता है कि मुद्दे का अभाव उस सेंस में दिखाई पड़ता है कि अभाव है, कांग्रेस उसको मुद्दों को मुद्दा नहीं बना पाती है। सज्जन कुमार जी, फेस भी एक बड़ा इशू है। फिर लोग हमको जब भी ये सवाल उठाया था तो लोग कहते हैं कि 2003 के चुनाव आप याद करिए, कोई फेस नहीं था उस समय और शाइनिंग इंडिया हार गया था, वो जीत गई थी कांग्रेस लेड यूपीए या बाद में जो भी बन गई। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है हमेशा कि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक उदाहरण मिलते हैं, सरकार अलटती पलटती है, कहीं पे कंटिन्यू कर जाती है, जैसे उत्तराखंड में कंटिन्यू कर गई, यहाँ कंटिन्यू कर गई है, पिछली बार नहीं हुई थी। इफ्स एंड बट्स के साथ बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं, लेकिन जो इश्यूज खड़े होते हैं कि आपके एक्शंस में वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कन्विक्शन दिख रहा है, लीडरशिप की पावर दिख रही है। हार जीत एक पार्ट एंड पार्सल है किसी भी इलेक्शन का, लेकिन आप एक इशू के साथ खड़े रहे। बीजेपी 50 साल तक सत्ता से बाहर ही थी ना, जिस भी फॉर्म में वो रही, बहुत देर में उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन अपना आइडिया नहीं छोड़ा उन्होंने। अब जैसे अभी बहुत सारे आपको एनालिस्ट से कहते हुए मिलेंगे कि राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है साहब। अब ये ऐसे भी नैरेटिव्स बनाए जाते हैं और कांग्रेस झांसे में आ जाती है। अभी 22 तारीख के बाद देखिएगा कि क्या मुद्दा बनता है। तो कन्विक्शन इश्यूज को समझना, वोटरों की नब्ज समझना, इन सब में चूक रही क्या कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस में अगर आप देखें, शीर्ष नेतृत्व जो सेंट्रल लीडरशिप है और जो स्टेट लीडरशिप है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है एक पार्टी की। दोनों में आपको बहुत कम सामंजस्य दिखेगा। जो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है, चाहे वो गहलोत साहब हो, भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, ये रियलिस्टिक पॉलिटिशियंस हैं। ये कम से कम ग्राउंड का फीडबैक लेते हैं और कोशिश करते हैं। उसमें कमलनाथ उतने कैरिज्मेटिक नहीं है रिलेटिवली, भूपेश बघेल और गहलोत साहब में थोड़ा ज्यादा करिश्मा था, लेकिन फिर भी ये लेते हैं। इसलिए इन्हें लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको ये निश्चित तौर पे बीजेपी को क्लियरली वॉक ओवर नहीं देना चाहते। साथ में इन्होंने किसान का भी मुद्दा उठाया, साथ ही इन्होंने सरकारी कर्मचारी, उसी तरीके से पिछड़ों का मुद्दा उठाया, तो मुद्दे ठीक थे। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि जब स्टेट लीडरशिप एक ग्राउंड से फीडबैक लेके जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहां पे कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी एक अलग सोच है। और यहां पे मैं कहूंगा उसकी सोच क्या है कि शीर्ष नेतृत्व आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ज्यादा बंधा हुआ, व्यवहारिकता में कम है। तो वो उसमें आप देख लें, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कल के डेट में आप कल्पना करें, कांग्रेस अगर सरकार में आ जाती है इस देश में, तो जो शीर्ष मंत्री बनेंगे उनमें 90% ऐसे हैं जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन आप देखेंगे पूरी कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का एजेंडा क्या होना चाहिए, ये सब के सब वो लोग तय कर रहे हैं। और उनकी इंस्टीट्यूशनल पकड़ है, अच्छे अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, बढ़िया मीडिया में, एनजीओज में इनकी पकड़ है। तो नैरेटिव और ये काफी डोमिनेट कर देते हैं। इको चैम्बर बहुत ही ज्यादा शोर करता है। अब वो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जाता है। बीजेपी में क्या है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व जो है वो कमजोर हो सकता है अपने पॉपुलैरिटी में या रिसोर्स में, लेकिन वो एक दिशा में एजेंडे को तय करता है, एक दिशा में मुद्दे को सपोर्ट करता है। कांग्रेस में कमलनाथ जी जो हैं बागेश्वर धाम का बैठक करवा रहे हैं और उधर जो है स्टालिन साहब इंडिया अलायंस में कुछ और दे रहे हैं, उस पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी के लड़के उसको डिफेंड कर रहे हैं।
तो ये जो पूरी की पूरी समस्या है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक वैचारिक तौर पे वो चुनाव को एक विचारधारा की लड़ाई बना दी है, और वो विचारधारा एक इको चैम्बर की विचारधारा है। भारतीय समाज का जनमानस जो है वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव कोई बुरी चीज नहीं है। कंजर्वेटिव का मतलब है कंजर्व करो जो आज की स्थिति में है, उसमें अच्छी बातें भी हैं। यहां पे है क्या कि अपने हिसाब से हर चीज को बदल दो, केवल इसलिए कि वो प्रगतिशील आपके हिसाब से है। तो उस तरीके से आप देखिए कि राहुल गांधी जो है यहां पे एसेट नहीं हो सकते, और एसेट तो आप नहीं है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में देखिए कितना बड़ा फर्क है। गांधी ने भारत यात्रा की, उसको एक नाम दिया कि वो समझने के लिए कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने 1983 में भारत यात्रा की, उसका नाम भारत यात्रा था। आप क्या करें, भारत जोड़ो यात्रा। आपको एजेंसी किसने दी कि आप जोड़ सकते हैं? तो ये जो है ना कि पैराशूटिंग होती है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है आपका परमानेंट रहता है, समाज में आपका सरोकार है या नहीं है। तो ये जो अहंकार है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, या जो कहते हैं वामपंथियों में कि एक वैंगार्ड माइंडसेट है कि आप एनलाइटेंड लीडरशिप हैं, और समाज में जो है वो पोटैटो हैं, आलू है लोग जिसको आप बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये चीज है कि थोड़ी सी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। बीजेपी का फीडबैक मैकेनिज्म देखिए, उसमें आप जरूर देखिए कि किस तरीके से फीडबैक लेके उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि वो आज हेजेमोनिक पार्टी है। और इसीलिए मेरा आज भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जो है उसके बावजूद कांग्रेस का 40% के आसपास हर जगह वोट है, वो कहीं भी कारक नहीं है इसका, ये चीज समझ लेनी चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल जो भी चर्चा से निकल गया रहा, उसको साथ ही ये कि कैसे डील करेंगे ये अपने अलायंस पार्टनर जो उन्होंने बनाए INDI के। ब्रेक के बाद इस पर हम बातचीत करेंगे। एक सवाल ये भी कि जैसे मोदी जी ने, स्पेशली मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक डायरेक्ट कनेक्ट बना लिया है पीपल के साथ, और वो डायरेक्ट कनेक्ट उनको इतने फीडबैक मिलते हैं, उससे वो उनको फैसले लेने में मेरे ख्याल में शायद मदद मिलती है, तभी वो बड़े मजबूती से फैसले लेते हैं। उनके फीडबैक के बहुत सारे चैनल हैं, उसमें तरह तरह के एजेंसीज़ और उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 36 तो सहयोगी संगठन ही होंगे, तो जो फीडबैक मिलता है उसमें बहुत सारे बीच के पहलू हटा दिए गए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्योंकि बड़े शौक लगे उसको इस 3 चुनाव के में हार के बाद, और अभी तक कोई एक्शन दिखा नहीं, इसलिए इस पर बातचीत हो रही है। लोग सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। विजय जी, कैसे डील करेंगे ये लोग अपने इंडिया गठबंधन में? कांग्रेस कैसे डील करेगी? बड़ा मोरल डाउन हो गया इस समय, बैठक नहीं हो पा रही, 3 बार डेट आई फिर कैंसिल, और 19 को बैठक होनी है, देखते क्या होता है। जी, अब बैठक नहीं हो पा रही, लेकिन बैठक तो हो जाएगी। 17-18 दिसंबर को बैठक हो रही। बैठक की डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैठक होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैठक होगी तो क्या होगा, उस बैठक में क्या होगा, क्या उसका कोई एजेंडा है, क्या सोच है, क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को अब दूसरी भूमिका में है। वो विधानसभा चुनावों से पहले इस भूमिका में थी कि विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे तो ये गठबंधन के जो छोटे मोटे दल हैं इनके ऊपर हम राज करेंगे, और इसलिए वो अखिलेश वखिलेश और वो तमाम चीजें होती रही। लेकिन अब जब आप हार गए हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में हैं, और जो आपके सहयोगी दल हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा ताकतवर क्षेत्रीय दल हैं, वो आपसे ज्यादा बेहतर स्थिति में, अब वो ज्यादा मजबूत नेता है। तो उनके साथ अब आप कैसे डील करेंगे, किस इश्यूज पर डील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किन इश्यूज पर उन सहयोगी दलों के साथ जाएंगे? क्या आपने अब मान लिया है कि वो आपके दुश्मन नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी से आपका झगड़ा नहीं है? क्या आपका अखिलेश यादव के साथ झगड़ा नहीं है? क्या आपका ममता बनर्जी के साथ झगड़ा नहीं है? तो ये सब चीजों को पहले डील करना है। फिर से बात होगी कि सीट शेयरिंग तो बाद में होगी ना सर, पहले सीट पर बैठने का कोई हिसाब तो बैठे कि हम सीट शेयर करना चाहते हैं, किसके साथ सीट शेयर करना चाहते हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि उसको किस तरह से डील करेंगे, और क्या वो आज कन्विंस करने की स्थिति में है कि भैया कुछ भी हो माफ कर दो मुझे, लेकिन आज जरूरत है कि हम सब लोग मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए। क्या ये कन्विंस करने की स्थिति में आज हैं वो? इस पर काम करना चाहिए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र हुआ, मैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा, मुझे कोई उसके नाम में इश्यू में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा क्यों? क्या कांग्रेस ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि ये भारत टूट रहा है, ये समाज टूट रहा है, ये नरेंद्र मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो सारे लोग हैं राइट विंग वर्ग, ये देश को तोड़ रहे हैं?
अगर मुझे ये 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले कन्विंस करते देश को कि ये देश टूट रहा है, ये डर जो है पैदा करते, ये मानसिक तौर पर हिंदुस्तान के दिमाग में ये बैठती कि ये सरकार इस देश को तोड़ने में लगी हुई है, इस समाज को तोड़ने में लगी हुई है, तो शायद भारत जोड़ो यात्रा का अलग मतलब निकलता। लेकिन आप ये कन्विंस ही नहीं कर पाए कि वो तो श्रेष्ठ भारत बना रहा है। जो पार्टी श्रेष्ठ भारत बना रही हो, उसका नारा इतना बुलंद चल रहा हो, वहां क्या भारत जोड़ेंगे आप? तो ये जो, जैसे आपको ध्यान हो 2011-12 में, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन हमने माना क्यों? क्योंकि हम 2011 से 2013 तक इतने निराश हो गए थे उस पूरे प्रोपेगेंडा से कि लगा था कि ये मनमोहन सिंह सरकार से तो देश डूब ही जाएगा जी। अच्छे दिन आएंगे का वो जो नारा, बिना ये सोचे कि अच्छे दिन क्या होंगे, हम उनके साथ हो लिए जी। ये जो कन्विक्शन है, ये जो समझ है, ये जो माहौल है, क्या ये तैयार कर पा रहे हैं हम? वही तो समस्या है। उन्होंने अपनी इस बात की तैयारी होगी। मैं एक छोटा सी बात पूछना चाहता हूं कि अभी नीरज जी मुझे बता दें, मैं कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हूं। यदि नीरज जी कांग्रेस के नेता के तौर पर मुझे बताइए क्यों आपको वोट दूं? सर, मेरे को अधिकार नहीं कि मैं आपको बताऊं, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं। मैंने तो उस यात्रा के दौरान स्वयं ये सुना था कि मुझे तो पूरा मोहब्बत मिली है, सब जगह प्यार मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो फिर जोड़ो यात्रा किस बात की थी? खैर, वो बहुत सारी चीज़ों में इनर कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो समस्या पैदा करता है आपके लिए। जैसे मुझे ध्यान है आपने जो 11-13 का जिक्र किया, 11-13 में कम से कम 150 ईगॉम बनी थी, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। कोई समस्या हो एक ईगॉम बन गई। अब वो ईगॉम क्या करती थी पता नहीं, आपको याद हो, भूल गए होंगे लोग। वो उस समय मजाक बनता था कि अभी देखा आज प्रॉब्लम हुई ना, आज शाम तक एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बना देंगे मनमोहन जी और वो तय करेगी। वो क्या तय करती थी पता नहीं। संजीव जी, बहुत क्विकली, बहुत कम समय है, डील कर पाएगी ये गठबंधन पे सीट शेयरिंग वगैरह? कुछ लगता है ये मुश्किल है? बहुत छोटा जवाब सर। सीट शेयरिंग कर भी लेंगे 300-350 सीटों में, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, बुनियादी बात ये, हमने इतनी आइडियोलॉजिकल बात की, वो बागेश्वर धाम के उसको बुला लेते हैं और वहां पे ये आइडियोलॉजी है वामपंथी सेंटर। अरे आप जिन एंकर्स का बायकॉट करते हैं उन्हीं को रीजनल लीडर्स इंटरव्यू देते रहते हैं। तो बेसिक बात ये है कि केंद्रीय नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं छोड़ी इन क्षेत्रीय सत्रपों ने। उनका ऐसा अपने इलाके पे ऐसा दबदबा और ऐसी उनकी सूबेदारी है, जैसे मुगल एम्पायर के लास्ट के अंदर जो मुगल बादशाह होते थे, लेकिन सूबेदारी राजा होता था अपनी जगह का। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा, सच्ची बात ये, हम कितनी भी पंचायती कर लें, आपको पूरा अधिकार था विजय जी की बात का जवाब दे देते, लेकिन किसी के पास भी हिंदुत्व का कोई तोड़ नहीं है। तो जो पूरी एक उत्तर भारत की राजनीति में पिछले 8-9 साल में, हम उससे मुंह छुपाएं नहीं छुपाएं, लेकिन ये हकीकत है हिंदुत्व की राजनीति। और जैसे नीरज जी आप खुद बोले थे शुरू में कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर बनेगा और मिड मार्च या एंड मार्च से वोट पड़ने शुरू होंगे। तो आप देखिए कैसा माहौल हो रहा होगा देश का, खासकर पूरे उत्तर भारत में। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप स्टालिन के बेटे को और उसके किसी को भर्सना भी कर देते और धुतकार भी देते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि आपके पास उसका कोई तोड़ है ही नहीं। उसके पास तोड़ ये है कि एक बार पूरी तरह से डूब जाओ सनम, कि मतलब अपनी जो भी विचारधारा है गलत से उसको लेके, लेकिन आप उस पे भी घूटा गाड़ के खड़े नहीं हो सकते। तो ओके सर एकदम समय संजय सर एकदम समय समाप्त हो रहा है। कहना चाह रहा था उस पे जी, बीएसपी वगैरह से क्या टाई अप करते हैं, वो तो बीजेपी के साथ ही हैं। आप जो, और यहाँ पे जैसे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल आपका मोहरा था अशोक गहलोत का, और टाई अप करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो हरीश चौधरी को हराने में लगे हुए थे, कहीं किसी को हराने में लगे हुए थे। तो ये सब भी ना, ये कागजी इक्वेशंस अलग हैं, जमीन की इक्वेशंस अलग है। आप कौन सी जी संजीव सर, समय एकदम समाप्त हो गया मेरा। मैंने तो ये भी चर्चाओं के दौरान सुना है, और ये सब रिकॉर्डेड है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो वहाँ की सरकारों ने ही हराने के लिए स्पॉन्सर किया है। ये कोई भी सुन सकता है, अभी जाके गूगल कर ले। तो मतलब बहुत गजब विचित्र टाइप की चीज़ें हैं। समय सर एकदम समाप्त हो गया, माफ़ी चाहूँगी संजय जी, सज्जन जी। अभी तो चूंकि 19 को बैठक होगी, तुम लोग एक बार फिर से बैठेंगे कि इंडिया गठबंधन की उस बैठक में हुआ क्या, कुछ बातचीत आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन समस्या विकराल है, विकट है, और मुंह छिपाने से कुछ नहीं होगा। आपको खुल के आके सामने एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। वो वैल्यू जजमेंट बाद में होगा, पहले तो आप एक पोजीशन लीजिए कि मैं इस लाइन पे चलूंगा, उसके बाद क्या होता है बाद में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।